ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस, हम जीआईटी पैथोलॉजी डिस्कस कर रहे थे, बहुत सा हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम एसोफेगस के ऊपर थे, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है एसोफेजाइटिस के बारे में, मतलब एसोफेगस की इन्फ्लामेशन ऑफ द एसोफेगस। ठीक, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एक उसने सिंड्रोम लिखा हुआ है, उसे हम कहते हैं विस मेलोरी विस सिंड्रोम। ये क्या होता है? MALLORY, मेलोरी विस सिंड्रोम। इसके अंदर जो है ना, हमारे पास जो पेशेंट क्रोनिक वोमिटिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है, स्लफिंग ऑफ हो जाती है एसोफेगस की, वहाँ पे टेयर हो जाती है, और नियर दी गैस्ट्रो एसोफेजल जो है ना, वो मतलब एक किस्म का टेयर या लेसरेशन है म्यूकस मेम्ब्रेन की एट द पॉइंट वेयर एसोफेगस एंड स्टोमिक मीट। ठीक है, ये हमारा एसोफेगस है, ये हमारा स्टोमिक है। तो जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, ऑलमोस्ट यहाँ पे, क्योंकि गर्ड की वजह से, बार बार वोमिटिंग की वजह से एसिडिक कंटेंट यहाँ पे आएगा और यहाँ पे वो टेयरिंग वगैरह करवा देगा। इसे हम कहते हैं मेलरी वेस्टियर्स। तो इसकी एक तो ये कहा है कि उसको क्रोनिक वोमिटिंग है। नंबर सेकंड पे वो कह रहा है कोई भी इसने केमिकली जो है ना वो अफेक्ट हो गया, वहाँ पे क्या होगा केमिकल में, कुछ उसने ऐसी ड्रग्स ले ली हैं, या उसने तेज़ाब पी लिया है, मतलब कोरेसिव्स वगैरह जो है ना वो उसने ले लिए, या फिर वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, या उसने बहुत शराबी है, अल्कोहल पी पी के उसने तबाही फेरी हुई है। ठीक है, या फिर वो कह रहा है कि हो सकता है उसको कैंसर हो तो वो रेडिएशन थेरापी के ऊपर हो, या फिर वो कीमोथेरापी के ऊपर हो। ठीक है, तो वो मोस्टली जो पेशेंट प्रेजेंट करती हैं, जब वो स्वेलो करते हैं ना, तो उन्हें बहुत शदीद पेट है, कहते हैं रोटी खाते ही जड़ा ना मेरे ढिड च पीड़ शुरू हो जाती। डॉक्टर साहब हिस्ट्री लेते हैं, ड्रग्स की हो जाती है। ठीक है, या वो बार बार वोमिटिंग कर रहा होता है, कोई और वजह हो सकती है गट की। अच्छा, ये था केमिकल, रेडिएशन, या हमारे पास क्रोनिक वोमिटिंग। नंबर 4 पे वो कह रहा है हमारे पास हो सकता है कोई इन्फेक्शियस भी वहाँ पे मटेरियल हो, जिस तरह हो सकता है कोई बैक्टीरिया हो, कोई वायरल हो, कोई फंगल हो। फंगल में क्या होगा, कैंडिडिया जो है ना वो वहाँ पे क्या कहते हैं ग्रे वाइट एरिथमेटिक मास बना देता है। ठीक है, तो कैंडिडिया यहाँ पे कहना है बैक्टीरियल के अंदर। वो कह रहा है कि हमारे पास क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस के जो पेशेंट होते हैं जिन्हें वो टॉन्सिल का मसला होता है गले में। ठीक है, तो क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट के अंदर मोस्टली जो वही इन्फेक्शन या यहाँ पे तक वो पेन करते हैं, पेन गले में उनको शदीद दर्द होता है, वही जो है ना इन्फेक्शन कहीं ना कहीं स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, ये था मेलरी वेस्ट सिंड्रोम के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है जर्ड, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। ये क्या होती है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। देखो, GERD, अमूमन ये लफ्ज़ लिखा होता है जर्ड। हमारे पास पीएच स्टोमिक की कितनी होती है नॉर्मली, जो है ना वो कह रहे हैं हमारे पास बहुत एसिडिक होती है, जिसने हर चीज़ चूरा चूरा कर दी, 2 के ऑलमोस्ट अराउंड बाउंड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना रिफ्लक्स का मतलब क्या है, गैस्ट्रो एसोफिजियल। ठीक है, गैस्ट्रस से एसोफेगस की तरफ आ गया, तो गैस्ट्रिक कंटेंट कहीं ना कहीं रिफ्लेक्स कर दिया है एसोफेगस की वजह से, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस। ठीक है, रिफ्लेक्स एसोफेजियाइटिस। अब यहाँ पे इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, देखो यहाँ पे बेसिकली कौन सी एपिथीलियम होती है, स्ट्रेटिफाइड सुक्वेमस एपिथीलियम हमें पता है होती है। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड सुक्वेमस एपिथेलियम। जब बार बार यहाँ पे एसिड आता है तो ये रेजिस्ट नहीं कर पाती और वो तबाह हो जाती है। तो पैथोजेनेसिस में क्या कहूँगा मैं कि क्यों ये बार बार यहाँ से यहाँ तक कंटेंट आया। तो पैथोजेनेसिस के अंदर वो कह रहा है नंबर 1 पे कोई स्फिंक्टर टोन का प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर थे, जिन्होंने यूँ क्लोज रहते हैं, जब खाना आता है फिर खुलते हैं, तो उनके स्फिंक्टर की टोन के अंदर जो है ना वो मसला है। तो मैं सबसे पहले कहूँगा स्फिंक्टर टोन जो है ना वो उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम, मतलब वो फ्लैसिड है, वो अपनी टेन को मेंटेन नहीं रख पा रहे। नंबर सेकंड में कह रहा है कि प्रॉब्लम ऑफ प्रेशर ऑन दी एब्डोमेन, वो इतना मोटा है कि उसके एब्डोमेन के ऊपर इतनी चर्बी है कि वो बार बार उसके स्टोमिक को पुश करती है और खाना बार बार ऊपर जाता है। ठीक है, मोटापा भी एक बीमारी है। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रेशर ऑन स्टोमिक जो है ना वो जर्ड की एक बड़ी वजह है। ठीक, नंबर 3 पे वो कह रहा है कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर रेज होता है जब वो बहुत ज़्यादा शराब पी लेना, तो उसके अंदर भी वो कह रहे हैं हमारे पास। इसके साथ वो साथ कह रहा है कि अगर उसने CNS डिप्रेसेंट ड्रग्स ली हुई हैं, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट जो है ड्रग्स ली हुई है, उनका भी कहीं ना कहीं फर्क, या फिर डिले गैस्ट्रिक इम्पटिंग, मतलब यहाँ से जो खाना वगैरह गैस्ट्रिक को इम्पटी करता है ना, यहाँ पे स्फिंक्टर में कहीं मसला है, वो डिले करता जा रहा है, इम्पटी नहीं हो रही, तो खाना जब ज़्यादा देर मिदर में रहेगा कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। तो नंबर 4 पे वो कह रहा है डिले गैस्ट्रिक
एम्पटिंग हो गया जल्दी, यानी उसका मैदा खाली नहीं होता। फिर गैस्ट्रिक वॉल्यूम जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया, उसने जनाब एक तरफ से मैकडोनल्ड खा लिया, साथ में बर्गर लैब से खा लिया, साथ में उसने जो है ना KFC खा लिया, साथ में जो है ना जॉनी जून का एक चीज़ खा ली। तो इस तरह करके जो है ना वो उसने वो ना गैस्ट्रिक वॉल्यूम अपना बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है, साथ में वो फिर घर आके खाना भी खा लिया जी। तो ये बड़ी वजह होती है, ठीक है। अर्ली स्टेज में वो कह रहे हैं कि इसोफेगस नॉर्मल होती है, लेकिन ये क्रोनिक स्टेज में, लेट स्टेज में कहीं जाके आपको जो है ना वो अल्सर और इन्फ्लामेशन दिख जाती है इस एरिया के अंदर, ठीक है। जो जब वहाँ पे आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो वहाँ पे आपको अल्सरेशन प्लस इन्फ्लामेशन दिखेगी। साथ में जब देखेंगे तो वो न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सेल का वहाँ पे कह रहा है कि हाइपरप्लेजिया आपको दिख जाएगा, हाइपरप्लेजिया ऑफ दिस सेल आपको बहुत ज़्यादा दिख जाएगा। साथ में कह रहा है कि क्योंकि वो हार्ट बर्निंग के साथ आएगा ना, क्योंकि बार बार ये ऊपर जा रहा है तो पेन करवाएगा, तो वो चेस्ट बर्निंग जो है ना वो उसकी चेस्ट पेन आएगी। अब इसके लिए हमने ट्रीटमेंट क्या देनी है, हमने क्या देना, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दे दो। मतलब जो हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा रिलीज़ होता है वो कम रिलीज़ होगा, तो इसके अंदर मोस्टली कौन सी ड्रग देते हैं, राइजिक, आई थिंक वो कैप्सूल देते हैं ना राइजिक का, ठीक है। तो बस आपने पर याद रखना इसकी ट्रीटमेंट यही है, चुप करके आपने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे देना, PPI मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे दोगे तो ये बंदा जो है ना वो कहीं ना कहीं सर्वाइव कर ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे जो मशहूर ज़माना है वो हमारे पास बैरेट एसोफेगस। होपफुली मैं यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझा पाया हूँगा, ठीक। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास है बैरेट एसोफेगस। ये क्या होता है बेसिकली, बैरेट मतलब कि वहाँ पे कोई ना कोई क्रोनिक जब जर्ड होती है ना, देखो ठीक है, हमने कहा कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लैक्स हुआ, तो जब वो क्रोनिक बार बार बड़े लंबे अरसे से उसकी भी वाल डैमेज हो रही है हो रही है हो रही है हो रही है हो रही है, तो एक वक्त तक ये भी जवाब दे देगी, कहते हैं डॉक्टर ने जवाब दे ही था, इन्हें भी जवाब दे देना है, ठीक है। तो क्रोनिक गर्ड के जो पेशेंट है ना उनके अंदर बार बार एसोफेगस के ऊपर एसिड लगा, ठीक है। तो वहाँ पे एसिड लगने की वजह एपिथीलियम है वो अपना जो है ना वो चेंजेस ले आती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ना वो इन सिंपल वर्ड अगर मैं बताऊँ ना, यहाँ पे हमने कहा था कि कौन सी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉर्मली हमारे पास होती है, लेकिन बार बार एसिड की वजह से ना वहाँ पे जो है ना वो कलमनर आपको एपिथीलियम नज़र आना शुरू हो जाएगी, वो इतना इरिटेट हो जाएगी, वो अपनी आपके अंदर एपिथीलियम का मेटाप्लेजिया हो जाएगा और वो अपने आप को कलमनर के अंदर चेंज कर लेगी। जब तो इसके हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड कलमनर के अंदर जो चेंज होगी, ये हमारे पास होगी बैरेट। मतलब बारात के अंदर जो है ना वो लंबी लंबी जो है ना हम तंबू लगाते हैं, तो वहाँ से याद कर लो कि बैरेट एसोफेगस में वो बड़ी, ठीक है। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो वो क्रिप्स और म्यूसिन सेक्रेटिंग सेल जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा दिख जाएंगे, ठीक है। म्यूसिन सेक्रेटिंग सेल्स आपको बहुत दिखेंगे। बैरेट एसोफेगस में लीड टू एसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा। अगर फिर भी ना ट्रीट किया आपने तो ये एट दी एंड एडिनोकार्सिनोमा के अंदर वो कह रहा है हमारे पास कन्वर्ट होने के कभी चांसेस ना कि इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आप गूगल में आपको मैं अगर एक डायग्राम दिखा दूँ तो, हाँ नहीं यार मुझे नहीं मिल रही अभी, ये देखो इसके अंदर उसने जो है ना वो एक चीज़ शॉर्ट सी जो है ना स्टोरी के अंदर उसने बताया हुआ कि किस तरह एक जो है ना वो एसोफेगस जो है ना वो कलमनर के अंदर हमारे पास बैरेट एसोफेगस ये चेंज हो रही है, ठीक है। बस ये याद करें, मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया ना, बाकी गूगल से। अब इसका क्या है इलाज, क्या है, हाँ आप जब भी ये जो है ना वो आपको जड़ की बीमारी हो ना तो वो आपने फॉलो अप के ऊपर ज़रूर रहना है, ठीक है, ताकि ये इसकी एपिथेलियम का मेटाप्लेजिया ना हो। जब भी मेटाप्लेजिया होगा तो वो हमारे पास बैरेट एसोफेगस के साथ रिप्रेजेंट करेगा, वरना उसके बाद भी ट्रीट ना किया तो वो एट दी एंड कार्सिनोमा में होगा, तो फिर हमें ये सारी एसोफेगस को काटना पड़ जाता है, इतना ये सीवियर हो जाता है, ठीक है। अब फिर उसने कहा कि हमारे पास एक होती है इओसिनोफिलिक एसोफेजाइटिस। ये क्या होती है, एक उसने कंडीशन लिखी है इओसिनोफिलिक एसोफेजाइटिस, यहाँ पे आ जाओ, ई के नाम से जो है ना इओसिनोफिलिक एसोफेजाइटिस। इसके अंदर क्या होगा, इओसिनोफिल जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा जब हिस्टोलॉजिकली देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। वजह क्या है, कोई भी जो है ना आइटस है ना तो मतलब इन्फ्लामेशन हो रही है, तो कोई भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है, मतलब एलर्जी की वजह से जो है ना वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, IgE जो है ना वो एंटीबॉडीज़ आई हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो सारे के सारे इओसिनोफिलिक एसोफेजाइटिस हो गया। फिर हमारे पास आ जाती हैं एसोफेजियल ट्यूमर्स के बारे में बात, और बस से हमारा ये एसोफेगस ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास होता है एसोफेजियल कार्सिनोमास, ठीक है। और ट्यूमर लिख लेते हैं, ट्यूमर के अंदर फिर इसकी कैटेगरी है नंबर 1 पे इसोफेजियल एडिनो कार्सिनोमास।
ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये 70% जो है ना इसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास मेल इन्वॉल्व, जब हमने जड़ को ट्रीट नहीं किया तो वो एसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा के अंदर कन्वर्ट हो गया। 70% मेल है, ठीक है। देखो क्रोनिक जर्ड के अंदर ना वो सबसे पहले हमारे पास क्या हुई, क्रोनिक जर्ड हुई गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, उसको ट्रीट ना किया तो हमारे पास क्या हुई, बैरेट एसोफेगस बन गई, ठीक है। अब इस बैरेट एसोफेगस को जब आपने ट्रीट नहीं करना तो वो वहाँ पे इंटरस्टिशियल टाइप ऑफ एपिथेलियम करना, मेटाप्लेजिया, ठीक है। मेटाप्लेजिया से हमारे पास डिस्प्लेजिया, और डिस्प्लेजिया में हमारे पास एटिपिकल सेल बन जाएंगे, ठीक है। अब यही एटिपिकल सेल जो है ना वो लीड करेंगे एडिनोकार्सिनोमास को। ईजी हो गया। अब जब ये एडिनोकार्सिनोमा बन गया तो इसके अंदर वजह क्या क्या है, या तो वो क्रोनिक अल्कोहलिक था, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसने अल्कोहल पी, हालांकि वो ट्रीटमेंट करवा रहा है लेकिन उसे शराब नहीं छोड़ी, तो क्रोनिक अल्कोहलिक के पेशेंट, साथ में वो कह रहा है कि टोबैको के, और साथ में जो ओबीस होते हैं उनके अंदर वो मोस्टली जो है ना ये फेनोमिना चल रहा होता है। सबसे पहले उसे जर्ड होती है, उसके बाद बैरेट, उसके बाद एडिनोकार्सिनोमा, और फिर टप्पा टप खत्म। अच्छा, और पैथोजेनेसिस में क्या कह रहे हैं, हमारे पास जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेयर्स एपिथेलियम है ना इस कार्सिनोमा में, वो इंटरस्टिशियल टाइप ऑफ एपिथेलियम के अंदर कन्वर्ट है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम थी, वो हमारे पास इंटरस्टिशियल टाइप ऑफ एपिथेलियम के अंदर कन्वर्ट हो गई है। म्यूटेशन हो गई है जीन के अंदर, जो ट्यूमर सप्रेशन जीन है ना P53, इसके अंदर म्यूटेशन हो गई है। इसके अंदर वो उसने लिखा हुआ है साइक्लिन D1 है, और CERB जो है ना वो है HER2 है। ये MCQ आता था एक दफ़ा, HER2 है, ठीक है। और ये बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर के अंदर भी था ना, आपने पढ़ा था। और साथ में RB रेटिनोब्लास्टोमा आई वाले RB जीन के अंदर म्यूटेशन है, या P16 जीन के अंदर, ये चंद एक नाम इनको देख लेना, ठीक है। तो ये इनके अंदर जब म्यूटेशन हो जाती है तो हमारे पास जहाँ पे म्यूटेशन आएगी वहाँ पे कैंसर होगा, ठीक है। रिजल्ट फ्रॉम क्रोनिक जर्ड में यहाँ पे आपको रेज्ड पैचेस बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसकी एक बड़ी है। ये था हमारे पास एसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा। अब मैं आपको बताता हूँ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। जब एक्सेसिव स्क्वेमस एपिथेलियम को एटिपिकल सेल आ जाएंगे ना, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो चेंज होगी, तो वो हमारे पास होगा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो इसको मैं मिटा के यहीं पे लिख देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए, ठीक है। तो अब हमारे पास है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस। तो इसके अंदर क्या होगा, जो एक्सेसिव जो है ना वो स्क्वेमस एपिथेलियम, वह उसके अंदर एटिपिकल सेल्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक। अब जब एटिपिकल सेल का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो उसकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होगी, ठीक है। और सेल भी जो है ना वो हमारे पास एबनॉर्मल शेप के अंदर आपको दिखेगा। पैथोजेनेसिस में कह रहा है कि हमारे पास हो सकता है वो अल्कोहल बहुत ज़्यादा पी रहा है, ठीक है, तंबाकू है, ठीक है। जब अल्कोहल पिएगा तो क्या होगा कि एसोफेगस की इंजरी हो जाएगी, ठीक है। टोबैको के अंदर एकलेजिया हो जाएगा। व्हाट इज़ एकलेजिया, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी बता दी है कि हमारे पास ये ट्राइएड था 3 चीज़ों का। अगर आप प्रीवियस वाली वीडियो देखें ना तो उसके अंदर मैं बताया कि ये हमारे पास 3 चीज़ों का ट्राइएड था। नंबर 1 पे इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन ऑफ द लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर, ठीक है, उसकी टोन जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, और वहाँ पे ए पेरास्टाल्सिस हो जाएगी। तो ये से हम एकलेजिया कह रहे थे ना, ठीक है। या फिर वो कह रहे हैं कि पोवर्टी के अंदर यानी एक बड़ा प्रॉब्लम है उनके अंदर, जो गरीब लोग हैं उनके अंदर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा देखा। क्यों, प्लुमनर वर्जन सिंड्रोम एक हमारे पास होती है, मतलब कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से भी जो है ना वो देखा गया है। ये है प्लूमर विंसन सिंड्रोम, ये गरीबों के अंदर मोस्टली होती है जिनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है ना, ठीक है। उनके अंदर देखी गया है कि उनके अंदर भी जो है ना ये हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है। एसोफेजियल वेब वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास रेडिएशन जो है ना, ठीक है, और साथ में वो लोग जो बहुत गर्म चाय पीते हैं, ठीक है, वेरी हॉट टी, हॉट ब्रीवेज, गर्म गर्म चाय बड़े शौक से पी रहे होते हैं जी। देखो वो उबलती चाय को पी रहा है, बड़े शौक से बता देते हैं, हालांकि वो उनको ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमास की कहीं ना कहीं सिम्टम्स आ रही होंगी, ठीक है, मना किया करे थे। अच्छा, या फिर वो लोग जो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजामीन के साथ एक्सपोजर है ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपोज है, उनके अंदर हमारे पास देखा गया। या फिर एक वायरस है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, तो ये तो मशहूर ज़माना आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस करता है। बेसिकली मिडल थर्ड ऑफ द एसोफेगस वो कह रहा है वहाँ पे आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो दिखने को मिल जाती हैं। नमूनिया लाइक सिम्टम आती है, सेप्सिस आती है, और हाई ग्रेड कैंसर हो जाता है। जब इसको किस तरह डायग्नोस करना होता है कि एंडोस्कोपी हम करते हैं,
ठीक है, एंडोस्कोपी कर लो तो आपको ये सारे का सारा जो है ना वो अंदर से दिख जाएगा और पता चल जाएगा स्क्विमस सेल कार्सिनोमा के। ठीक है, जब ये हाई ग्रेड हो जाएगा तो वो इवन सेप्सिस की तरफ चला जाएगा मरीज, और सेप्सिस से शॉक से हमारे पास डेथ हो जाएगी। अगर मैं आपको जो है ना वो एक डायग्राम दिखाऊं, ओहो किधर गया यार, स्क्विमस सेल इसोफेगस। ठीक है, तो ये एक मेरे पास डायग्राम है, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, बस थोड़ी सी ये देख लो। इसको थोड़ा सा यार इसकी ये इसमें देख लो। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो एटिपिकल सेल अब नॉर्मल शेप, जब इसकी हिस्टोलॉजी देखेंगे तो आपको अच्छी समझ आएगी। ठीक है, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो जो है ना वो इनकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। जब आप एंडोस्कोपी के अंदर ये सारी डायग्राम देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, होपफुली इसके बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है ना वो हमने स्टोमी को डिस्कस करना है। तो अभी तक यार किसी को मसला तो ये इस वीडियो को अपलोड करके फिर मैं स्टोमी को ऊपर आता हूँ। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अपडेट नाउ यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो योर प्रीशियस प्रेयर। अल्लाह हाफिज़।